हेलो एवरीवन। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पीएन डायोड। ओके, पीएन डायोड में फिर हमने आगे पढ़ा कि इसका बायसिंग क्या होता है। बायसिंग कितने टाइप के होते हैं, तो हमने देखा दो टाइप के होते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि पीएन डायोड का मेन एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, पीएन डायोड का मेन एप्लीकेशन क्या है। आपको एक चीज तो समझ में आ गया है कि पीएन डायोड एक प्रकार का यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है, मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में ही करंट को फ्लो होने देता है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होता है। जैसे कि रेजिस्टर आप जानते हो, रेजिस्टर क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, बट जो ये है आपका पीएन डायोड वो क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। अंडरस्टूड? क्लियर है ये मेरी बात? तो चलो आगे बढ़ते हैं और हम इसके कुछ यूजेस यानी एप्लीकेशंस को देखेंगे। इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन होता है पीएन डायोड का वो होता है रेक्टिफिकेशन में। ठीक है, इसमें रेक्टिफिकेशन में, अब रेक्टिफिकेशन क्या है? रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करते हैं, या आप कह सकते हो कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेक्टिफिकेशन। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले ये देख लें कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है। रेक्टिफिकेशन, ओके, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग the process of converting AC into DC is called rectification। ठीक है, और जिस डिवाइस के द्वारा हम ये काम करेंगे उसको क्या कहा जाता है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, ओके, ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या होता है बेटा? वो डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। द डिवाइस which converts AC into DC is called रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर। तो ये रेक्टिफायर को बनाने में है ना, रेक्टिफायर को बनाने में हम लोग पीएन डायोड का यूज करते हैं। ओके, तो रेक्टिफायर जो होता है, रेक्टिफायर वो दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, एंड सेकेंड कहलाता है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अंडरस्टूड? एक को कहते हैं हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर, एक को कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो अब हम समझेंगे बारी बारी से कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, कैसे बनाया जाता है और कैसे काम करता है। सिमिलरली फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर से। शॉर्टकट में हम लोग SWR बोल लिया करेंगे, है ना बेटे? हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, ओके। तो बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर जो है ना, इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों है? क्योंकि ये एसी सप्लाई के सिर्फ हाफ पोर्शन के लिए, है ना, आधे पोर्शन के लिए ही हमें क्या करता है, आउटपुट देता है, इसलिए हम इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इफ अ रेक्टिफायर gives DC output for only
the half cycle of AC input, it is called हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है ये आपको आगे चल करके और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अभी आप ये समझो मैंने क्या बोला, रेक्टिफायर क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो आप इसको सप्लाई के तौर पे क्या दोगे बेटा, इनपुट के तौर पे क्या दोगे, एसी, और आउटपुट के तौर पर आपको क्या मिलेगा, डीसी। ठीक है, तो जो डीसी का आउटपुट मिलेगा वो इनपुट के सिर्फ आधे साइकिल के लिए मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अच्छे से समझ में आया? ठीक है, और आगे क्लियर होगा। अब ये बनता कैसे है, हाफ वेव रेक्टिफायर बनता कैसे है? ठीक है, और ये मैं रेक्टिफायर जो बना रहा हूं वो किससे बना रहा हूं, डायोड से बना रहा हूं। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर फ्रॉम पीएन डायोड से हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे बनाएंगे? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी को याद है ये क्या चीज है? तो ये होता है बेटे ट्रांसफॉर्मर, है ना, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक डायोड लगा देते हैं। ठीक है, दिस इज द डायोड, और यहां पर हमारा लोड रेजिस्टर लगा होता है आरएल, जिसके अक्रॉस हम क्या करते हैं बेटा, आउटपुट वोल्टेज लेते हैं, और यहां से हम लोग क्या देते हैं, इनपुट वोल्टेज देते हैं। और इनपुट वोल्टेज कैसा है, एसी इनपुट है। ठीक है, इनपुट वोल्टेज क्या है, एसी इनपुट है। व्हाट इज दिस, दिस इज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये हमारा हो गया डायोड, और ये हो गया हमारा लोड रेजिस्टर। ठीक है, तो ये है बेटा आपका सर्किट डायग्राम फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का आपको सर्किट डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि बेटा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में मेनली क्या यूज हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मर यूज हो रहा है, और एक क्या यूज हो रहा है बेटा, डायोड यूज हो रहा है, पीएन डायोड यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ a half wave rectifier is a transformer and a PN diode। ठीक है, सर्किट डायग्राम दिख गया आपको, फिगर हाफ वेव रेक्टिफायर। अब सवाल उठता है कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। आपको पता है बेटा कि जब आप एसी सप्लाई देते हो तो एसी का मतलब क्या होता है बेटा, इस तरीके का होता है एसी सप्लाई। ठीक है, आ रही बात समझ में, इस तरीके का एसी सप्लाई होता है। तो आधे साइकिल के लिए ये क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, और आधे साइकिल के लिए क्या होता है, नेगेटिव। तो ये इस तरीके का वेव जो है क्रॉस करता रहता है, इस तरीके का वेव जाता रहता है। आधे वेव के लिए वो पॉजिटिव रहता है, आधे साइकिल के लिए वो नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो आप सोचो बेटा, मान लो कि फॉर द फर्स्ट हाफ ये क्या है ना, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट मिलेगा वो मान लो ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है ना, ट्रांसफार्मर का आउटपुट अभी क्या है, प्लस है और माइनस है। आपको पता है कि एक डायोड के लिए ये P होता है और ये N होता है। तो आपका जो P है बेटा वो क्या है, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, और N देखो किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि ये क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड है। ठीक है बेटे, तो फॉरवर्ड बायस होगा
तो फिर इसमें क्या होगा, ये सर्किट क्लोज हो जाएगा और इसमें करंट बहेगा, है ना बेटे। इसमें क्या होगा, करंट बहेगा और करंट फ्लो करेगा तो I इंटू आर के बराबर जो ड्रॉप होगा वो आपको आउटपुट वोल्टेज के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो जब जिस साइकिल में ये प्लस था ये माइनस था, उस साइकिल में आपको क्या मिला, यहाँ पर आउटपुट मिला। अब आधे साइकिल के बाद ये क्या हो जाएगी, कहानी बदल जाएगी बेटा, है ना। ये पोलैरिटी इसकी चेंज हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगी। तो क्या होगा, अब ये रिवर्स बायस हो जाएगा, है ना बच्चे। अब ये रिवर्स बायस हो जाएगा। जब ये रिवर्स बायस हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, अब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। करंट नहीं फ्लो करेगा तो ड्रॉप नहीं होगा। ड्रॉप नहीं होगा तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हो भाई कि जो है आधे साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट मिला और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट नहीं मिला, है ना। इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट मिल रहा है और उसके नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। आ रही कहानी समझ में। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि आधे साइकिल के लिए ही आपको आउटपुट मिल रहा है। तो हाउ डज दिस वर्क, तो आप बोलोगे कि फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड is forward biased, है ना, डायोड is forward biased, so we get output for this cycle, for this half cycle, but for negative half cycle diode is reverse biased, so we do not get output for this half cycle. That means we get output for only half cycle of इनपुट सप्लाई, ठीक है। हमें आउटपुट इनपुट के सिर्फ आधे साइकिल के लिए मिलता है। दैट मीन्स वी गेट आउटपुट फॉर ओनली हाफ ऑफ इनपुट साइकिल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना भाई, ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में भी अक्सर पूछा जाता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। ये पूरी कहानी आपको लिखनी पड़ेगी हमेशा। अक्सर ये, है ना, बड़े नंबरों में आता है, 5 नंबर 3 नंबर ऐसे में आता है। तो ये अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी देख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसका वेव फॉर्म देखेंगे। ठीक है, तो देखियो बेटा, इनपुट वेव फॉर्म कैसा रहेगा। इनपुट वेव फॉर्म, तो इनपुट कैसा है बेटा, एसी है। तो एसी में क्या होता है आपका, है ना, एसी में जो वेरिएशन होता है वो साइनोसॉइडल होता है। इस तरीके का वेरिएशन होगा, है ना। तो ये हो गया इनपुट। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब आप आउटपुट देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि फॉर ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा बेटा कि आधे साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट मिलेगा, इसके लिए 0 रहेगा। फिर पॉजिटिव के लिए 0, पॉजिटिव के लिए 0, पॉजिटिव के लिए 0, है ना। तो इस तरीके से देखो, आपको आधे साइकिल के लिए आउटपुट मिलता है, आधे के लिए नहीं, आधे के लिए मिलता है, आधे के लिए नहीं मिलता है। तो ये आपका आउटपुट वेव फॉर्म है, ठीक है। तो देख पा रहे हो आप
कि फुल साइकिल के लिए में से आधे साइकिल में आउटपुट मिल रहा है, आधे में नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो ये देखो आपको वेवफॉर्म के द्वारा आप इस तरीके से इसको दिखा सकते हो, ठीक है। इसकी बहुत सारी चीजें हमने जब एसी चैप्टर पढ़ा था, अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर, वहां पर भी हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, अगर आप याद करो, है ना, कि इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, आरएमएस वैल्यू क्या होगा, फॉर्म फैक्टर क्या होगा, पिक फैक्टर क्या होगा, है ना, ये सारी चीजें हमने वहां पर भी डिस्कस की थी। तो आप चाहो तो वहां से डायरेक्टली लिख सकते हो, वहां पर हमने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था कि एवरेज वैल्यू कैसे आया, है ना, आरएमएस वैल्यू इतना कैसे आया, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, तो आप वहां से रेफर कर सकते हो, है ना। यहाँ पर मैं सीधा सीधा वैल्यू लिखाऊंगा। तो फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, अच्छा एक चीज़ और देखना कि जो ये रेक्टिफिकेशन किया है, तो रेक्टिफिकेशन किस लिए करते हैं हम लोग, एसी को डीसी में बदलने के लिए। एसी क्या होता है बेटा, हमने पढ़ रखा है कि एसी वो करंट होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी हमने क्या बोला था, जिसका डायरेक्शन जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट रहता है, पॉजिटिव तो लगातार पॉजिटिव है, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो बेटा कि यहाँ पर देखो पॉजिटिव नेगेटिव सब है, तो ये क्या हो गया, एसी हो गया। यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, तो ये डीसी हो गया। लेकिन ये कंप्लीट डीसी नहीं है, इट इज नॉट कंप्लीट डीसी। कंप्लीट डीसी जब तब होता है जब मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। यहाँ पर है ना, डायरेक्शन तो कांस्टेंट है बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड अभी भी पल्सेस के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग कंप्लीट डीसी नहीं कहते, इसको पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो हमें कंप्लीट डीसी देगा कि पल्सेटिंग डीसी देगा, तो आप बोलोगे बेटा ये हमें पल्सेटिंग डीसी देता है, कंप्लीट डीसी नहीं देता है। अब पल्सेटिंग डीसी कहने का मतलब क्या है बेटा, कि इसमें दोनों तरह की चीजें हैं, इसमें एसी के भी कंपोनेंट हैं और डीसी के भी कंपोनेंट है ना। एसी के कंपोनेंट है ना, ये देखो ये एसी का कंपोनेंट है, एसी का कंपोनेंट है, एसी का कंपोनेंट है ना, तो इसमें एसी के भी कंपोनेंट है और डीसी के भी कंपोनेंट है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी मींस उसमें दोनों तरह के कंपोनेंट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो याद रखना कि ये कंप्लीट डीसी नहीं देता है, पल्सेटिंग डीसी देता है, पल्सेस के फॉर्म में होता है। तो फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी है। तो पहली चीज बेटा कि इसका एवरेज वैल्यू, आई एवरेज या वी एवरेज क्या होगा, तो आई एवरेज, ओके। तो इसकी आई एवरेज कितना होता है बेटा, आई नॉट बाय पाई, ठीक है। उसी तरीके से भी एवरेज क्या होता है, भी नॉट बाय पाई, ओके। एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट हो गया, एवरेज वैल्यू, ठीक है। आगे बात समझ में, आई नॉट बाय पाई या वी नॉट बाय पाई, ओके, अंडरस्टूड। अब सेकेंड आरएमएस वैल्यू, ठीक है। आरएमएस वैल्यू निकालना हो तो आई आरएमएस इसके लिए होता है बेटा आई नॉट बाई 2, और आई नॉट वी नॉट क्या होता है वो तो आपको पता ही है, पीक वैल्यू है ना, पीक वैल्यू है ये सब। उसी तरीके से वी आरएमएस क्या हो जाएगा बेटा, वी नॉट बाई 2। इसके अलावा एक होता है बेटा फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर है ना, फॉर्म फैक्टर होता है बेटा आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो, है ना, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का जो रेशियो होता है हम लोग उसको फॉर्म फैक्टर बोलते हैं, ओके। आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का, तो आई आरएमएस बाय आई एवरेज, तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा, आई आरएमएस आपके पास कितना है, आई नॉट बाय 2 है, और आई एवरेज कितना है, आई नॉट बाय पाई है, तो ये आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 2
जो कि कितना निकल करके आएगा 1.57 निकल करके आएगा। तो इसके लिए यानी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर कितना होता है 1.57 होता है। क्लियर है मेरी बात, है ना। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था बेटा, एक पिक फैक्टर भी पढ़ा था, है ना, पिक फैक्टर। तो फोर्थ हम लोग ले लेंगे पिक फैक्टर। फोर्थ इज पिक फैक्टर। पिक फैक्टर ये क्या होता था बेटा, ये होता था रेशियो पिक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू की, आरएमएस वैल्यू का। ठीक है, तो पिक वैल्यू कितना है इसका बेटा आई नॉट, और आरएमएस वैल्यू क्या था आई नॉट बाई 2, तो इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या पिक फैक्टर। इसके अलावा क्या होता है बेटा रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर। ओके, रिपल फैक्टर क्या होता है, ये होता है रेशियो, रिपल फैक्टर जो है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ रेशियो ऑफ डीसी वैल्यू अपॉन एसी वैल्यू, डीसी वैल्यू अपॉन एसी वैल्यू, या डीसी कंपोनेंट अपॉन एसी कंपोनेंट। ठीक है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, डीसी का उल्टा बोल रहा हूं आई थिंक, है ना, एसी कंपोनेंट अपॉन डीसी कंपोनेंट, सॉरी, डीसी कंपोनेंट, डीसी, उल्टा बोल रहा हूं मैं, सॉरी, एसी कंपोनेंट अपॉन डीसी कंपोनेंट, एसी कंपोनेंट अपॉन डीसी कंपोनेंट। ठीक है, एसी कंपोनेंट यानी आई एसी अपॉन आई डीसी, और इसकी वैल्यू जो होती है वो इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1.57 आया था ना इसका फॉर्म फैक्टर माइनस 1, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये समथिंग आएगा 1.21 के। ठीक है, ये समथिंग आएगा 1.21 के। तो इसका ये होता है बेटा रिपल फैक्टर, अंडरस्टूड, एसी कंपोनेंट अपॉन डीसी कंपोनेंट, ये क्या होता है रिपल फैक्टर होता है। क्लियर है। अगर रिपल फैक्टर ज्यादा है, रिपल फैक्टर अगर ज्यादा है तो इससे आपको क्या साबित होता है कि इसमें एसी कंपोनेंट ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आप क्या चाहते हो, आप तो डीसी चाहते हो, डीसी चाहते हो तो आप एसी क्या चाहोगे, कम चाहोगे, है ना बेटा, तो आपको एसी कम चाहिए, एसी कम चाहिए तो आपको रिपल फैक्टर क्या होना चाहिए, कम। तो अगर रिपल फैक्टर कम होगा तो उसमें एसी कम होगा, एसी कम होगा तो मतलब ज्यादा डीसी होगा, तो इसका मतलब हमारा जो पर्पस था ना रेक्टिफिकेशन का वो ज्यादा अच्छे से फुलफिल हो रहा है। तो रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जितना रिपल फैक्टर कम होगा उसका रेक्टिफिकेशन उतना बेहतर माना जाएगा। ठीक है, तो नोट करके लिखेंगे, नोट रिपल फैक्टर should be small for better rectification, better rectification, अंडरस्टूड, ये कम होना चाहिए। तो ये रिपल फैक्टर आपको समझ में आ गया। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं बेटा, पिक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, इसके अलावा क्या देख सकते हैं हम लोग, पिक इनवर्स वोल्टेज। कितने हो गए, 6 टॉपिक हो जाएगा बेटा, 6 पॉइंट, पिक इनवर्स वोल्टेज, PIV। ठीक है, पिक इनवर्स वोल्टेज दैट इज PIV। ये क्या होता है कि ये जो हमने डायोड यूज किया है, ठीक है, ये जो हमने डायोड यूज किया है उसमें आपने देखा था जब हम इसमें दोनों तरह के वोल्टेज अप्लाई हो रहे हैं ना, इसमें फॉरवर्ड आधे साइकिल के लिए ये क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, और आधे साइकिल के लिए ये क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है।
तो जब रिवर्स वोल्टेज करेंगे, है ना, जब रिवर्स होगा तो कहीं उसका ब्रेकडाउन ना हो जाए। हमने देखा था कि रिवर्स में क्या होता था, चांसेस होते थे ब्रेकडाउन के, तो वो ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। ब्रेकडाउन होगा तो गड़बड़ होगा, क्योंकि ब्रेकडाउन में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है, जो इसको क्या कर सकता है, डैमेज भी कर सकता है, या अदर पार्ट ऑफ द सर्किट को डैमेज कर सकता है। तो बिना ब्रेकडाउन हुए, ठीक है, जितना वो रिवर्स वोल्टेज झेल सकता है, विदस्टैंड कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो हम इसको बोलेंगे बेटा दी मैक्सिमम रिवर्स बायस्ड वोल्टेज बिफोर ब्रेकडाउन is called peak inverse voltage। ठीक है, इसके लिए फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है वो V नॉट होता है। ठीक है, यानी समझ रहे हो ना, मैक्सिमम वोल्टेज पीक वोल्टेज के बराबर होता है। तो ये सारी कहानी थी किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। अंडरस्टूड बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट हाफ वेव रेक्टिफायर। हाँ, एक और टॉपिक है, एक और पॉइंट है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का कोई दिक्कत नहीं, एफिशिएंसी तो हर जगह पर एक ही होता है बेटा, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, है ना। क्लियर है मेरी बात, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। एफिशिएंसी ईटा से शो कर सकते हो, ये क्या होता है बेटा, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर का रेशियो। ठीक है, अगर आप परसेंटेज में चाहिए तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100, ये क्या होता है आपका बेटा, एफिशिएंसी होता है। अब आउटपुट पावर, आउटपुट के रूप में आपको क्या चाहिए बेटा, डीसी वोल्टेज चाहिए। डीसी चाह रहे हो आप, तो डीसी पावर क्या होता है बेटा, I²R होता है। तो I², है ना, I कौन सा, डीसी का स्क्वायर, इनटू क्या हो जाएगा बेटा, R कौन सा, लोड रेजिस्टेंस, है ना, अपॉन इनपुट में कौन क्या दिए हो आप, इनपुट में आप AC दिए हो, तो यहाँ क्या होगा बेटा, IAC का स्क्वायर, इनटू यहाँ पर रेजिस्टेंस में डायोड भी शामिल हो जाता है और लोड रेजिस्टेंस भी शामिल हो जाता है। डायोड किस कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस में, तो RF प्लस RL, है ना, I²R इंटू 100%। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफिशिएंसी मिलेगा। तो देखो बेटा, IDC, आई एवरेज को ही IDC कहा जाता है। ठीक है, आई एवरेज को ही IDC कहा जाता है। तो आई एवरेज आपके पास कितना था बेटा, I0 बाई पाई था आई थिंक, है ना, अपॉन IAC, क्या, IRMS को ही हम क्या कहेंगे, IAC बोलेंगे। तो IRMS आपके पास कितना था, I0 बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, इधर था RL और इधर मैं अगर RL को कॉमन ले लूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस RF बाय RL हो जाएगा कि नहीं। तो ये RL और ये RL कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या बेटा, यहाँ देखो I0 और I0 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, पाई स्क्वायर इंटू 100 अपॉन 1 प्लस RF बाय RL। ठीक है, अगर मान लो इफ लोड रेजिस्टर बहुत बड़ा हो जाए RF से, तो ये वाला पोर्शन अपन क्या कर सकते हैं बेटा, इग्नोर कर सकते हैं। तो क्या बचेगा आपके पास, 4 इंटू 100 अपॉन पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, 9.8, है ना, 9.8। तो ये लगभग अप्रॉक्स में, है ना, आपको आएगा 40.6% के आसपास। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की, आप देख पा रहे हो 40.6% के अप्रॉक्स है ना, जो कि बहुत कम है ना, जो कि बहुत कम है। अंडरस्टूड। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, काफी कम होती है, 40.6 यानी 41% के अप्रॉक्स में होता है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखें। ओके बच्चों,
इसके बाद मैंने बोला आपको सेकंड जो टाइप है इसका क्या बोलते हैं रेक्टिफायर का, वो है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो नाम से ही आपको क्लियरली समझ में आ रहा है फुल वेव रेक्टिफायर मतलब हो जाता है जिसमें कि पूरे साइकिल के लिए, है ना, इनपुट का जो फुल साइकिल होगा उसके लिए हमको आउटपुट मिलेगा, है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर। if output DC is obtained for full cycle of AC input, it is called full wave rectifier, full wave rectifier। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर भी दो तरह के होते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर भी दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है बेटा, एक कहलाता है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, और एक होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, दोनों का काम बिल्कुल सेम है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, बस बनावट में थोड़ी फर्क होती है। ठीक है, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड यूज होते हैं, 2 PN डायोड्स आर यूज्ड, 2 PN डायोड आर यूज्ड, बट फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में 4 PN डायोड यूज होते हैं, 4 PN डायोड आर यूज्ड। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है इनके बीच में, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर और सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में। चलो एक एक करके करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर से। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इसकी आप कंस्ट्रक्शन देखोगे तो एक आपको ट्रांसफॉर्मर लेना है, ठीक है, और इस ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी है उसके बीच से, सेंटर से, है ना, यहां से एक टैपिंग लेते हैं, मतलब यहां से एक बीच से कनेक्शन निकालते हैं, और उस बीच के कनेक्शन में हम लोड रेजिस्टर लगा देते हैं RL। ठीक है, और यहां पर एक डायोड लगाते हैं D1 और इधर एक डायोड लगाते हैं D2, तो 2 डायोड लगा दिया हमने। ठीक है बेटे, हमने इस तरीके से 2 डायोड लगा दिया। तो इसके अक्रॉस जो है हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। ठीक है, इसके अक्रॉस हम लोग आउटपुट लेते हैं। आगे कहानी समझ में? ओके, इधर से हम लोग क्या देंगे बच्चे, इधर से हम लोग इनपुट वोल्टेज देंगे। क्लियर है? ओके, इनपुट कैसा देना है आपको, AC देना है ना, इनपुट कैसा देना है, AC देना है, और यहां से क्या मिलना चाहिए आपको, DC मिलना चाहिए। तो ये है आपका सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। क्यों नाम है सेंटर टैप, क्योंकि इसके सेकेंडरी से, सेंटर से हमने एक कनेक्शन लिया है। ठीक है, सेंटर से एक हमने कनेक्शन लिया है। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो, तो देखो इसमें काम कैसे होता है। ठीक है, काम कैसे होता है, तो अगर आप वेवफॉर्म को देखो, इनपुट वेवफॉर्म, ठीक है, तो बेटे इनपुट वेवफॉर्म में आप
क्या दोगे, ठीक है, इस तरीके का दोगे। तो आउटपुट में आपको कैसे मिलेगा देखो, ठीक है, ये इनपुट और ये आउटपुट। तो देखो बेटा आधे साइकिल के लिए क्या होगा, आधे साइकिल के लिए ये पॉजिटिव रहेगा और ये निगेटिव रहेगा, ठीक है। आपको क्लियरली दिख रहा है ये P है और ये N है ना बच्चे। तो आपको क्या दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है बेटा, फॉरवर्ड बायस्ड है। ये वाला डायोड इस समय क्या है, फॉरवर्ड बायस है। लेकिन D2 क्या है, ये क्या है बेटा, रिवर्स बायस है, क्योंकि इसके P से क्या जुड़ा हुआ है देखो, नेगेटिव जुड़ा हुआ है। तो आधे साइकिल के लिए आपको क्या हो रहा है, डायोड 1 कंडक्ट कर रहा है और डायोड 2 बंद है, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो करेगा बेटा, है ना, डायोड 1 तो कंडक्ट कर रहा है, पॉजिटिव से आएगा करंट, इस तरीके से ऐसा करंट जाएगा इसमें, है ना बेटा। आगे कहानी समझ में, तो आपको आउटपुट मिलेगा। फिर जब इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, है ना, जब इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब देखो बेटा ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये क्या हो गया, रिवर्स बायस। अब ये बंद हो जाएगा और ये कंडक्ट करेगा अभी अगले साइकिल के लिए, मतलब अगले हाफ साइकिल के लिए। तो भी करंट क्या होगा बेटा, ऐसे फ्लो होगा। तो आप क्या देख पा रहे हो कि इस लोड रेजिस्टर में हर समय एक ही डायरेक्शन में करंट बह रहा है। यही तो डीसी होता है कि डीसी क्या होता है कि करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में बहे। तो देखो डीसी मिल गया हमको। तो इसमें क्या हो रहा है कि हर समय हमें आउटपुट मिल रहा है, पॉजिटिव हाफ में भी मिल रहा था, नेगेटिव हाफ में भी मिल रहा था। फर्क बस इतना है कि पॉजिटिव हाफ को कंडक्ट कराने वाला दूसरा डायोड था और नेगेटिव हाफ को कंडक्ट कराने वाला दूसरा डायोड था, सिंपल, ठीक है बेटा। तो डायोड 1 के समय भी हमको आउटपुट मिलेगा, लेकिन वो कौन कंडक्ट कराएगा, D1। डायोड 2 में कौन कन्वर्ट कराएगा, इसमें कौन कन्वर्ट कराएगा, D2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरे साइकिल के लिए आउटपुट मिलता है। आगे बेटा समझ में बात आपको, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, बिकॉज हमें फुल साइकिल के लिए आउटपुट मिल रहा है, पूरे साइकिल के लिए आउटपुट मिल रहा है। तो ये रही कहानी आपकी सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में, ओके। अब बात करते हैं हम लोग जो दूसरा टाइप था। दूसरा टाइप क्या था बेटा, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की। तो अच्छा आपको ब्रिज तो पता ही है बेटा, है ना, ब्रिज पता ही है। ठीक है, ब्रिज तो आपको पता ही है। ब्रिज में क्या होता है ना, याद है ना आपको, कहां से याद है, व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा था सर, है ना। तो इस तरीके का ब्रिज बना लिया हमने। फर्क बस इतना है कि यहाँ पर अपन जो रेजिस्टर लगाते थे उसके बदले अपन क्या लगाएंगे बेटा, डायोड्स लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक डायोड लगा लिया, यहाँ पर हमने एक डायोड लगा लिया, यहाँ पर हमने एक डायोड लगाया, और यहाँ पर हमने एक डायोड लगाया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा, चारों डायोड को अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। और इन डायोड से फिर ठीक है, ठीक है। तो ये देखो यहां से हम लोग क्या देंगे, एसी इनपुट देंगे, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसके अक्रॉस हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इसके अक्रॉस हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये आपका फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है। तो आप देख पा रहे हो बच्चे कि यहाँ पर देखो हमने 4 डायोड यूज किए हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4 डायोड हमने यूज किया है। इसको हमने अगर बोला D1
इसको मैं बोल सकता हूँ D2, इसको मैं बोल सकता हूँ D3 और इसको बोल सकता हूँ मैं D4। ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो देखो ये काम कैसे करेगा बेटा, काम कैसे करेगा। अगेन मैं वेवफॉर्म बना लेता हूँ। ठीक है, तो बेटा है ना, ये V इनपुट हो गया। अब आउटपुट के लिए देखते हैं। ठीक है, आउटपुट के लिए देखते हैं। तो देखो बेटा, आधे साइकिल के लिए ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा। तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो आप देखो बेटा, ये वाला है ना, इसका P पॉजिटिव है, मतलब ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। दिस टाइम दिस इज फॉरवर्ड बायस है। ये नेगेटिव है बेटा, तो ये भी नेगेटिव हुआ है ना, ये भी नेगेटिव हुआ। तो ये क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस। और ये क्या होगा, ये देखो इसका N पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये रिवर्स बायस हो गया। और इसका देखो P नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस। मतलब ये और ये क्या है ना, ये और ये क्या है, रिवर्स बायस्ड है। और ये क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड है। ठीक है, तो देखो ये क्लोज हो गया, तो करंट ऐसे बह सकता है ना बेटा, यहाँ से चलेगा। ये वाला तो बंद है, तो यहाँ जाएगा नहीं, तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। इधर से जा करके ये वाला भी बंद है, इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा। इधर से जाके ऐसा जा करके ऐसा जा करके, ये बंद है, इधर नहीं जाएगा, ये क्लोज है, ऐसा जाएगा। और इधर बंद है, इधर नहीं जाएगा, ऐसा जाकर देखो सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि किसने किसने कंडक्ट करने में मदद किया, D2 और D3 है ना, D2 और D3। अरे इसको अगर मैं D3 बोलता, तो अगर ये D3 और ये D4 होता, तो D2 और D4 क्या कर रहा है, अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको आउटपुट तो मिल रहा है। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन देखो किधर है बेटा, इस तरफ है, करंट का डायरेक्शन इस तरफ है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव साइकिल था उसमें आपको आउटपुट मिला है ना बेटे, आउटपुट मिला। और कौन करवाया बेटा आपको, D2 D4। हाँ, अब देखो जब बदल जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा है ना, ये माइनस हो जाएगा और ये अब प्लस हो जाएगा। ठीक, जब ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा तो इस पर क्या होगा बेटा, आप देखो ठीक है। तो अब की बार देखो आप बेटा, ये माइनस है तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, इस टाइम ये रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो ये माइनस तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। सिमिलरली ये प्लस है तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा है ना। और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस से ये रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा है ना, दिस इज फॉरवर्ड बायस। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये फॉरवर्ड बायस दिख रहे हैं आपको है ना, ये दोनों रिवर्स बायस है, मतलब ये दोनों अभी काम नहीं करेंगे है ना, ये दोनों काम नहीं करेंगे। तो इस समय देखो क्या होगा, प्लस से चलना शुरू करो, तो प्लस से ऐसा जाएगा है ना, क्लियर है। और इस तरीके से है ना, ऐसा जाएगा और ये नहीं चल रहा है, इसमें जाएगा ऐसा, और फिर ये देखो साइकिल कंप्लीट हो गया बेटा, साइकिल कंप्लीट हो गया। तो आप देख पा रहे हो कि इस बार भी करंट जो है उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में पहले जा रहा था। तो यही तो अपने को चाहिए, करंट सेम डायरेक्शन में। तो अभी भी आपको आउटपुट सेम डायरेक्शन में मिल रहा है, लेकिन इस बार कंडक्ट कराने वाले अलग हैं। इस बार कंडक्ट कराने वाले D1 और D3 हैं, इस बार कंडक्ट कराने वाले D1 D3। फिर अगले पॉजिटिव में कौन कराएगा, D2 D4। फिर अगले में कौन कराएगा, D1 D3। फिर अगले में कौन कराएगा, D2 D4 है। तो इस तरीके से आपको फुल वेव मिलता है। तो वेव फॉर्म आप देखो फिर से सेम है, दोनों का वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ फर्क किस में है, उसके बनावट में फर्क है। ठीक है, इसमें 4 डायोड यूज हुए हैं, उसमें 2 डायोड यूज हुए हैं, क्लियर है। तो चलो ये रही कहानी आपकी फुल वेव रेक्टिफिकेशन की। दोनों प्रकार की चीजें देख ली हमने है ना, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर भी देखा, सेंटर टेप रेक्टिफायर भी देखा, फुल वेव रेक्टिफायर भी देखा। अब इसमें भी आपको कुछ जो टर्म्स कॉमन थे वो यहाँ पर भी होंगे। तो फॉर फुल वेव रेक्टिफायर एवरेज वैल्यू की बात करें तो बेटा आई एवरेज
होगा आपके पास 2I0/पाई, V एवरेज होगा आपके पास 2V0/पाई। ठीक है, अंडरस्टूड। तीसरी चीज आरएमएस वैल्यू की बात करें, आरएमएस वैल्यू तो आई एवरेज आई आरएमएस I0/√2 और वी आरएमएस V0/√2। ठीक है, ये हो गया बेटा। तीसरा फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर हमने क्या बोला था, फॉर्म फैक्टर बोला था हमने आई आरएमएस बाय आई एवरेज, है ना, आई आरएमएस बाय आई एवरेज। तो आई आरएमएस आपके पास कितना है बेटा, आई आरएमएस बाय आई एवरेज का रेशियो। तो आई आरएमएस कितना है आपके पास, I0/√2 और ये कितना है आई एवरेज 2I0/पाई। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है, I0 और I0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा π/2√2। ठीक है, दिस इज फॉर्म फैक्टर। एंड नेक्स्ट इज फॉर्म फैक्टर के बाद रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता था बेटा, रिपल फैक्टर बोला हमने IAC और IDC का जो रेशियो है, IAC और IDC का रेशियो है ना, इसको कैसे निकाला जाता है, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा रिपल फैक्टर, इस कंडीशन में आपको समथिंग 0.48 आएगा। ठीक है, कितना आएगा बेटा, 0.48। तो देखो इसका रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर से कम है ना, उसका रिपल फैक्टर 1.21 था, इसका रिपल फैक्टर 0.48 है। दैट मीन्स कि इसका रिपल फैक्टर कम है। और हमने क्या बोला था, जिसका रिपल फैक्टर कम होगा वो बेटर रेक्टिफायर हुआ। तो हाफ वेव और फुल वेव में कौन बेटर हुआ, तो फुल वेव रेक्टिफायर बेटर हुआ। ठीक है, तो दिस इज रिपल फैक्टर। इसके अलावा हमने क्या देखा था, पिक फैक्टर। पिक फैक्टर, तो पिक फैक्टर हमने क्या बोला था, पिक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का रेशियो, है ना, पिक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का रेशियो। तो पिक वैल्यू कितना बेटा, I0, आरएमएस वैल्यू कितना, I0/√2। ठीक है, तो I0 कैंसिल, दिस इज √2। तो इसमें इसका पिक वेक्टर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या देख सकते हो, और कुछ बचा भाई, इसके अलावा बचा इसका एफिशिएंसी, हाँ पिक इनवर्स वोल्टेज भी बचा ना। तो पिक इनवर्स वोल्टेज अगेन सेम चीज है बेटा, बट यहाँ पर उसकी वैल्यू अलग होती है, डेफिनेशन तो सेम ही रहेगा। तो इस केस में जो पिक इनवर्स वोल्टेज होता है, पिक इनवर्स वोल्टेज PIV इस कंडीशन में 2 टाइम्स V0 होता है। वहां पर V0 था, यहां पर 2V0 था, 2V0 है। और 7th एफिशिएंसी अगेन डेफिनेशन यहां पर सेम होगा बेटा, है ना, अगेन यहां पर डेफिनेशन सेम होगा, बट इसमें आप कैलकुलेट करोगे, है ना, फॉर्मूले भी सेम रहेंगे, है ना, जो फॉर्मूले वहां थे वही फॉर्मूले यहां पर रहेंगे। आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100 करोगे और सॉल्व करोगे, बिल्कुल सेम वे में बिल्कुल सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर आएगा आपको समथिंग 81% के आसपास आएगा। क्या आएगा, 81%। तो एक और चीज दिख रहा है कि इसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा है। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा है। और एक और टर्म आता है बेटा जो मैं लिखना भूल गया, वो आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में भी लिखना है, वो है रिपल फ्रीक्वेंसी। रिपल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो रिपल फ्रीक्वेंसी फुल वेव रेक्टिफायर के केस में रिपल फ्रीक्वेंसी जो होता है, रिपल फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकेंड, है ना। जैसे कि देखो इनपुट ऐसा है और आउटपुट आपका कैसा है बेटा, है ना, आउटपुट इस तरीके से फुल वेव के लिए, है ना, फुल वेव के लिए ऐसा है। तो बेटा इनपुट का एक वेव कहां से कहां तक है, दिस इज वन वेव ऑफ इनपुट, लेकिन इसका एक पल्स क्या है, ऐसा, ये एक पल्स है। तो आप देख रहे हो बेटा इनपुट के एक वेव में इसके कितने पल्स हैं, 2 पल्सेस हैं, मतलब, है ना, जब ये एक साइकिल कंप्लीट करता है तो ये 2 पल्स कंप्लीट करता है, मतलब इसका ये डबल है। तो
तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है रिपल फ्रीक्वेंसी वो क्या है, इनपुट फ्रीक्वेंसी, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी f है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा 2f होगी, ठीक है, तो याद रखना। तो रिपल फ्रीक्वेंसी फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ f, यानी 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी, 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और उसमें लिख लेना, उसमें चूंकि क्या होता था बेटा, इसके लिए नहीं होता था, ये एब्सेंट होता था, है ना, उसके लिए ये एब्सेंट होता था। तो एक साइकिल में देखो एक ही पल्स मिलता था, तो जितना इसका है उतना ही इसका है। तो उस वाले में यानी हाफ वेव रेक्टिफायर में लिख लेना रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेम होता है। अगर ये 50 हर्ट्ज का है तो ये भी 50 हर्ट्ज का होगा, लेकिन फुल वेव में अगर ये 50 है तो इसका कितना हो जाएगा 100 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने देखो बेटा दोनों टाइप के रेक्टिफायर को कंप्लीट कर लिया, हाफ वेव रेक्टिफायर भी किया एंड फुल वेव रेक्टिफायर को भी कंप्लीट किया, अंडरस्टूड। चलो तो बेटा इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं।